हेलो, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मध्य प्रदेश ज्ञान। और आज हम देखेंगे जीके के कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ऑब्जेक्ट टाइप जो रोजगार निर्माण पेपर से संबंधित हैं, है ना। उसमें तो सीधे सीधे आपको आंसर दे रखे हैं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन और थोड़ा सा आगे पीछे के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर लेंगे, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्गृत है। तो आप जानती हैं कि सत्यमेव जयते, है ना, मुंडो उपनिषद से। थोड़ा ये पेन मोटा हो गया है, ठीक है, तो वो मुंडो उपनिषद से संबंधित है। तो देखिए, ऐसे कुछ आदर्श और बहुत सारे वाक्य और हैं जो किसी न किसी चीज़ से संबंधित है ना। तो आप देख लीजिए इनको। तो कुछ है, जैसे कि एक हमें सुनने में आता है कि अतिथि देवो भव, है ना। तो ये अतिथि देवो भव, तो ये कहाँ से संबंधित है? अतिथि देवो, ये तैत्तरीय है ना। ये तैत्तरीय उपनिषद है एक, ये तैत्तरीय उपनिषद से संबंधित है। उपनिषद, आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो की, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन रिकॉर्डर से कर रहा हूँ तो मैं लिखने में दिक्कत आ रही है इसमें, है ना। पेड नहीं है और उंगली से लिख रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लिखाता है और वो धीरे धीरे भी लिखना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा जिस टाइम पे जब पढ़ रहे हैं आप, ठीक। तो एक हो गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद, है ना, अतिथि देवो भव, तैत्तरीय उपनिषद। अच्छा, और भी हैं, और भी कुछ उपनिषद हैं, है ना, जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, है ना, कुटुंबकम। आप ही जानते हैं कि वसुधैव कुटुंब का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी ही एक कुटुंब है, पूरा विश्व एक परिवार है। G20 में प्रधानमंत्री जी ने भी एक विश्व एक धरती एक परिवार का नारा जो आपने सुना होगा, दिया होगा, है ना। तो उसमें वसुधैव कुटुंबकम का ही उसमें G20 की टैगलाइन थी, वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हर जगह प्रधानमंत्री के मुंह से आपने सुना होगा ये बात। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये महाउपनिषद से लिया गया है, महाउपनिषद, ठीक। तो एक हो गया सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद, अतिथि देवो भव तैत्तरीय उपनिषद, वसुधैव कुटुंबकम महाउपनिषद, है ना, ठीक है। अच्छा, कुछ ये है कि आपने ये देखा होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना। तो ये है ना मनुस्मृति से लिया गया, जो मैंने टैगलाइन बोली है ना। और ये तृतीय अध्याय में लिया गया है, ठीक है। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, है ना, जहाँ नारी पूजा जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ये मनुस्मृति से लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट देखना, आपने सुना होगा विश्व दुखों से भरा पड़ा है, आपने लाइन सुनी होगी, विश्व दुखों से भरा पड़ा है। ये टैगलाइन आपने गौतम बुद्ध के उपदेशों में सुना होगा, ठीक है। तो ये जो है ये उपनिषद से लिया गया था, ठीक। तो ये बुद्ध इसका उपयोग करते थे इस लाइन का, ठीक। अच्छा, एक है अभी देखिए आपकी यूनिट 1 में MPPSC में, है ना, ये सब है ना हमारे माइथोलॉजी से, भगवान, वेद, पुराणों से क्वेश्चन आ गए हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन भी आ जाए ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो इसमें एक है कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? हमारे जो कृष्ण भगवान है उनका सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा इतने क्वेश्चन, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया ऑप्शन अ। दूसरा है स्त्री महापात्रों की नियुक्ति का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो देखिए, ये अशोक के 12वें शिलालेख में मिलता है, ये तो आपको आंसर दिख ही रहा है, ठीक। तो टोटल जो अशोक के हैं, है ना, ये उपदेश वाले 14 शिलालेख हैं, ठीक है। कितने? 14, है ना। तो पहले में क्या क्या है अशोक ने? पहले में उसने पशु बलि की निंदा करी है ना। तो उसने पशु बलि की निंदा की है कि भाई पशुओं को नहीं मानना चाहिए, है ना। और उसने सभी प्रजा को अपनी संतान माना है। दूसरे में क्या करा उसने? दूसरे में भैया उसने मनुष्य और पशु दोनों को बराबर माना है, ठीक है। बराबर मतलब उनकी दोनों की चिकित्सा, मनुष्य और पशु की चिकित्सा का उसने आदेश दिया है कि दोनों के भाई हॉस्पिटल होना चाहिए। तीसरा उसने क्या कहा है कि भाई हर 5 वर्ष में, है ना, जो अधिकारी है वो दौरे पे जाएंगे, चेकिंग करेंगे, ठीक है। चौथे में क्या कहा गया है? चौथे शिलालेख में कहा गया है कि भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष होगा, है ना। तो ये उसने धम्म घोष, तो धर्म को प्रधानता दिए। अच्छा, आपने देखा हो कलिंग युद्ध के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ था अशोक का। उसने लाखों लोगों को नरसंहार करने के बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, अब युद्ध नहीं होना चाहिए, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष होगा। ये कलिंग युद्ध के समय पर उन्होंने कहा था। पांचवा देखिए कहा है धर्म महापात्रों की नियुक्ति, है ना। तो 5वें धर्म महापात्रों की नियुक्ति की गई है ना, ये उसके अंदर प्रावधान है, ठीक है। छठवें में क्या है? छठवें में अशोक ने आत्मनियंत्रण की बात की है ना, आत्मनियंत्रण, ठीक है। 7वें में क्या है? 7वें में है कि 7वां और 8वां जो शिलालेख है, 7 और जो 8 है, उसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, ठीक है। 90 में क्या है? 90 में उन्होंने कहा है कि सच्ची भेंट है वो सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार की बात की है ना। सच्ची भेंट और सच्ची शिष्टाचार की बात की है अशोक ने, ठीक है। 10वें में क्या क्या गया है? 10वें कहा गया कि राजा तथा अधिकारी प्रजा के हित में सोचें, है ना। तो प्रजा के हित के बारे में बात की गई है 10वें में।
11वें में क्या कहा गया है, 11वें में क्या कहा गया, धम्म की व्याख्या की है कि भाई उनका जो धर्म है वो कैसा होगा, उसकी व्याख्या की गई है 11वें में। और 12वें में, अभी 12वें में तो आपने देख लिया एक प्रश्न में कि स्त्री महापात्रों की नियुक्ति है ना, स्त्री महापात्र है ना, ये थोड़ा सा, हाँ है ना, स्त्री महापात्र की नियुक्ति। 13वें में क्या है, कलिंग युद्ध के बारे में है ना, जो सबसे फेमस कलिंग युद्ध है अशोक के जीवन का, वो 13वें शिलालेख में। और 14वें में क्या है, 14वें में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को कहा है ना, धार्मिक जीवन बिताने को कहा है अशोक ने। तो ये अपना 14वें में आ जाएगा। तो ये 14 शिलालेख थे अशोक के, जो कि आपको पता होना चाहिए, है ना। और अगला देखिए तीसरा, रेशम बुनकरों द्वारा सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो देखिए ये मिलता है मंसूर अभिलेख में, रेशम बुनकरों वाला। तो ये तो बहुत सिंपल है। एमपीपीएससी 2019, 21, 22 ये 3 साल लगातार ये प्रश्न एमपीपीएससी ने रेशम बुनकरों से पूछा है ना। और क्या क्या पूछा है देखिए, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं रेशम बुनकरों की, है ना। ये मंसूर अभिलेख है। अच्छा, जो मंसूर अभिलेख है ना, तो ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है कुमारगुप्त से, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये कुमारगुप्त संबंधित है और ये 5वीं सदी से रिलेटेड है ना। दूसरा इसके अंदर है ना एक रेशम बुनकरों से संबंधित एक जानकारी, एक पीडीएफ थी, उसमें बताया गया कि इसके अंदर 2 व्यक्तियों के नाम मिलते हैं, है ना। एक है गुप्ता विश्ववर्मा है ना, और दूसरा है बंधु वर्मा। इन दो नामों का चर्चा भी इसके अंदर होती है, ठीक है। अच्छा, ये कहाँ से खोजा गया था, ये सोदनी गांव है ना, सोदनी गांव से 6वीं शताब्दी में खोदा गया था, है ना। मतलब ये सोदनी गांव मंदसौर में, है ना। तो ये उससे संबंधित है, ठीक है। और रेशम बुनकरों की जो श्रेणी होती थी उसको कहते थे गिल्ड, ठीक, गिल्ड कहते थे ना, आप ध्यान रखने आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रश्न आए थे, जैसे 2019 में आया था कि किससे संबंधित है, 2021 की पीएससी में आया था कि जो दुनिया का पहला विज्ञापन अभिलेख, दुनिया का पहला विज्ञापन अभिलेख, है ना, तो कौन सा था वो था अपना रेशम बुनकर, मतलब ये मंसूर अभिलेख। ये 2021 की पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना उसको आप, है ना। फिर उसके बाद है ना 2021 की एक सिविल इंजीनियरिंग का पेपर था, उसमें पूछा कि तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख, है ना, तो वो भी क्या है, तंतुबाय श्रेणी का उल्लेख, है ना, उससे भी आएगा मंदसौर अभिलेख, ठीक है। तो उसको आंसर भी मंसूर अभिलेख था, ठीक। तंतुबाय श्रेणी का जो उल्लेख है वो एक में और मिलता है समुद्रगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितने सारे जो मंसूर अभिलेख से पूछता है आयोग। फिर उसका 2022 पीएससी में भी ये क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि धर्म राजेश्वर स्मारक, है ना, कहाँ का मतलब संबंधित है ये, तो ये इसको दसपुर अभिलेख भी कहते हैं, है ना। मंसूर का पूरा नाम दसपुर था, तो दसपुर से संबंधित है, ठीक है। 2022 पीएससी से पूछा था, तो दसपुर मंसूर का पूरा नाम है, ठीक। अच्छा, ये अभिलेखों से हमेशा क्वेश्चन आते हैं और आपको कंफ्यूज करते होंगे, है ना। तो हम एक साथ सारे अभिलेख देखिए, थोड़े से यहाँ पर देखते हैं जो फेमस है ना। तो एक देखेंगे हम हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा, तो ये इसमें क्या संबंधित है, ये कलिंग राजा खारवेल संबंधित है, ठीक, कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। इसको हम थोड़ा वापस लिख लेते हैं, कलिंग राजा खारवेल, कौन सा, हाथी गुम्फा, और इसी में भारतवर्ष भी नाम मिलता है, ठीक, भारतवर्ष का उल्लेख किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक। उसके बाद देखना, उसके बाद और कौन सा, एक जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़, अब इनसे ज्यादा डिटेल नहीं, श्री रुद्रदामन संबंधित है, रुद्रदामन। उसके बाद और क्या, उसके बाद नासिक अभिलेख है, नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से, फिर उसके बाद और क्या, प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है, ये समुद्रगुप्त संबंधित है, समुद्रगुप्त संबंधित है, ठीक है। और अभिलेख देखिए, और कौन सा, एक एहोल है ना, ये एहोल किस संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। पुलकेशिन ये सेकंड लिख देते हैं हम यहाँ पर, पुलकेशिन सेकंड, ठीक है। और कौन सा,
और कौन सा है, हाँ एक ग्वालियर का अभिलेख है, कहाँ समझे, मालवा नरेश प्रतिहार भोज से संबंधित है ना। तो ये आप ध्यान रखना इतने अभिलेख हैं, ठीक है। एक है भीतरी जूनागढ़, भीतरी जूनागढ़ के संबंधित है ये स्कंदगुप्त से, ठीक है। और एक आध देखिए, हाँ देवपाड़ा है, एक देवपाड़ा अभिलेख है, ये देवपाड़ा किस संबंधित है, देवपाड़ा संबंधित है बंगाल शासक विजयसेन, ठीक है, जो बंगाल शासक विजयसेन। तो आप ये इतने अभिलेख ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है ना। तो ये कौन है, ये भारवी हैं। हम सब ने जो भी थोड़ी बहुत तैयारी से करी होगी वो इसको आसानी से समझ गया होगा ऑप्शन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, भारवी राइट आंसर है। अब देखिए जो पाणिनि है जो ऑप्शन में दे रखा है ना, ये एक मिनट, ऑप्शन में जो दे रखा है कि किरातार्जुन के लेखक है ना पाणी, ये भारवी हैं। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे रखे, पाणिनि, भारवी, भाष और हरिसेन। देखिए इनकी हम रचनाएं भी देख लेते हैं, हो सकता है आ जाए कभी, है ना। तो पाणिनि की कौन सी है, पाणिनि की है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी है ना, ठीक है। तो ये पाणिनि की हो गई। अच्छा, प्रथम संस्करण का जो व्याकरण ग्रंथ है ना, ये जो अष्टाध्यायी है, ये विश्व का पहला संस्कृत व्याकरण का लेख है ना। और उसके बाद है ना प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति है ना, ये किसकी है, ये हरिसेन की है। अभी ऑप्शन में देखा था हमने ये नाम, ठीक है। ये कौन थे, ये समुद्रगुप्त के मंत्री थे, और अभी हमने देखा था ये इलाहाबाद है ना प्रयागराज शिलालेख संबंधित है। फिर उसके बाद एक भाष है, वो नाटक का था इनका स्वप्न, थोड़ा सा एक मिनट, स्वप्न बाश दत्ता, ये इनकी भास की बहुत ही फेमस किताब है, स्वप्न भास दत्ता है ना। तो ये भास की बहुत ही फेमस रचना है, ये नाटककार थे। तो देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी हो गई, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की हो गई, और स्वप्न भास दत्ता भास की हो गई, है ना, ठीक है। तो आगे देखते हम, है ना, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब 5वां देखिए, कौन सा प्रोटीन रुधिर का धक्का जमने में सहायता करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, फाइब्रोजी ने एमपीपीएससी 2022 में आया हुआ है, 22 से 23 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और ये किस में होता है, विटामिन के में होता है, एमपीपीएससी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ब्लड 2 से 3 डिग्री माइनस सेल्सियस पे जमता है, आप जानते होंगे। अच्छा नेक्स्ट देखिए, सिलेंट्रेटा नामक जीव का उत्सर्जन अंग कौन सा होता है। तो ये सिलेंट्रेटा जो होते हैं, इसके जो कैटेगरी के होते हैं वो हाइड्रा है ना, जेलीफिश, ये सब सिलेंट्रेटा कैटेगरी में आते हैं। और ये सब है ना, ये शरीर की त्वचा का और एवं मुख से है ना उत्सर्जन अंग होते हैं इनके, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, बोमेन संपुट मानव शरीर के किस अंग का भाग है। तो ये जो बोमेन संपुट होता है वो किडनी से रिलेटेड होता है ना। और कैसे होता है देखिए, थोड़ा सा आप डायग्राम में देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए उसका कार्य क्या है। बोमेन संपुट जरा सा क्या एक ट्यूब जैसा होता है ना, ठीक है। वो नेफ्रॉन से ये ऐसे इस तरीके से जुड़े होते हैं, है ना। ये डक्ट वगैरह होती हैं, ऐसी ऐसी एक खड़ी डक्ट होती है, ठीक। अब क्या होता है कि जो ये भाग है इधर इधर, ये होता है बोमेन संपुट, है ना। और इधर जो ऊपर का जो भाग होता है ये ग्लूमरस कहते हैं, इसको ग्लोमेरस है ना, ग्लोमुलर कहते थे, ठीक है ना। अब ये जो ग्लूमुलर है, और इधर क्या होता है, जो ब्लड के फिल्टर होने में भूमिका निभाता है ये। अब देखिए जैसे हमारा यूरिन है ना, हमारा यूरिन जो निकलता है तो उसके अंदर क्या ब्लड वगैरह कुछ आता है कि नहीं आता है, सिर्फ है ना अमोनिया वगैरह और जो पानी वगैरह 95% पानी होता है। तो जो बोमेन संपुट थे ये इस जगह पर, ये मैं डॉट बना रहा हूँ, यहाँ से जो ब्लड होता है जब वो यहाँ प्रवेश करता है तो इस जगह पे फिल्टर हो जाता है वो, है ना। अगर वो फिल्टर ना हो तो जितने पोषक तत्व हैं वो भी हमारे साथ बार बार टॉयलेट में करने के साथ बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ से सिर्फ पानी वगैरह ही निकल पाता है, और ये नेफ्रॉन, किडनी के जो नेफ्रॉन होती है उसकी रिलेटेड होता है बोमेन संपुट, है ना। तो नेफ्रॉन का पार्ट है ये, जो बोमेन संपुट होता है और नेफ्रॉन का पार्ट है। और नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी की यूनिट है, किडनी की इकाई है नेफ्रॉन। तो हमारे ऑप्शन के अनुसार क्या हो गया, ये किडनी का भाग हो गया, है ना। और कार्य क्या है, ब्लड का फिल्टर करना है ना, शुद्धिकरण करना, ताकि उससे पोषक तत्व सही चीजें बाहर ना निकल पाए, ब्लड वगैरह सिर्फ वाटर और अमोनिया वगैरह ही से बाहर आ पाए, है ना। आगे देखिए, एलपीजी को दुर्गंध युक्त बनाने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो ये एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है ना, ठीक है। और एथिल मरकैप्टन का फॉर्मूला होता है CH3CH2SH, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं,
वाहनों के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ये उत्तल दर्पण किया जाता है ना, उत्तल दर्पण उपयोग किया जाता है ना। और उत्तल दर्पण क्या है, धूप के चश्मे लैंपों में भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण आप जानते होंगे, ये ऐसा होता है ना, यहाँ से रेज वगैरह हम फिल करते हैं उसकी। ठीक, और अवतल में क्या होता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है, ये देखिए अवतल दर्पण है, इसका उपयोग क्या होता है आप जानते हैं, दाढ़ी बनाने की कांच में, कान नाक गले की जांच में, और सोलर कुकर वगैरह की है ना जांच में किया जाता है। एक पॉइंट पे आके ऊर्जा को बढ़ा देता है ना, सिर्फ फोकस को बढ़ा देता है अवतल दर्पण। और उत्तल में क्या होता है, ये फैला देता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रुधिर शिराओं को मजबूत बनाने में अहम होता है? तो इसका ऑप्शन हमारा विटामिन सी हो जाएगा, है ना। और आप जानते ही हैं कि विटामिन जो सी होता है उससे क्या होता है, विटामिन देखिए शुरू से चार देख लीजिए, विटामिन ए से होता है लॉस ऑफ विजन, है ना, लॉस ऑफ विजन, तो मतलब इससे होता है रतौंधी। ठीक है, इससे रतौंधी होता है, आंखें से दिखा इसका। फिर विटामिन बी से होता है वेरी वेरी, सी से स्कर्वी, है ना, और डी से रिकेट्स, है ना, डी से रिकेट्स नाम के रोग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, विटामिन सी, इसका नाम क्या हो गया, साइंटिफिक नाम स्कर्वी होता है, और इसको किसने, हॉलकट नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था। ठीक, तो ये हमारे चार आपने विटामिन देखे और इनके डिसीज देखी। अच्छा 11 देखिए, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के नाभिक में स्थित, है ना, तो ये प्रोटॉन के बराबर होती है। तो देखिए जो किसी तत्व में जो परमाणु संख्या होती है ना, उसी तत्व के नाभिक में स्थित, तो जो प्रोटॉन का जो संख्या है उसके बराबर होती है। और आप जानते हैं कि प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। लेकिन क्या है कि जो आपने बैलेंस से सुना होगा, संयोजकता, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी से शेयर भी कर लेता है ना, और किसी को दे भी देता है ना। तो इससे क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, और लेकिन जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक के अंदर होता है, ठीक है, सेंट्रल में, इसलिए वो स्टेबल होता है, वो कम ज़्यादा नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। इसलिए जो एटम का जो नंबर है वो प्रोटॉन से तय होता है, वरना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों की बराबर होती है ना। ठीक है, किसी भी तत्व में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होता है और वो किसी से शेयर कर लेता है, ग्रुप बना लेता है, किसी को डोनेट कर देता है, इस कारण वो स्टेबल नहीं होता है। और स्टेबल ना होने के कारण हम परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन से ना डिसाइड करके प्रोटॉन से डिसाइड करते हैं। ठीक है, और जो परमाणु भार है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर, है ना, भार दोनों को मिला के उससे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। और नेक्स्ट देखिए कौन सा 12वां नंबर का, किस समिति की सिफारिश पर मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी? तो आप जानते ही हैं कि ये तो तारकुंडे समिति पे की गई थी, है ना। ठीक है, अब राजमन्नार यहाँ पर दे रखा है, तो राजमन्नार केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गया राजमन्नार। बासवान समिति संबंधित है यूपीएससी पैटर्न व एज से संबंधित है ना, तो ये बासवान यूपीएससी संबंधित है, पैटर्न से संबंधित है। अशोक मेहता आप समझ जानते हैं पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज से थोड़ा खिचड़ी हो रही है, तो अशोक मेहता पंचायती राज से संबंधित है, ध्यान रखना। ठीक, और एमपीपीएससी में पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अच्छा पहली अशोक मेहता ने क्या कहा था, अशोक मेहता ने कहा था 2 स्तरीय पंचायत की बात कही थी, है ना। और क्या हुआ था, इसको 2 स्तरीय का था, इसको पंचायत को संवैधानिक दर्जा देने का किसने कहा था, एल एम सिंघवी जी ने कहा था। ये एमपीपीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, एल एम सिंघवी ने इसको संवैधानिक देने का दर्जा किया था, और ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, ये भी पीएससी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात की थी, बलवंत राय मेहता ने, है ना। और इससे संबंधित 73वां संविधान संशोधन है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, APRIL, है ना। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये नगरीय निकाय संबंधित है, नगरीय निकाय से। ठीक, तो आप ये ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष निर्धारित की गई है? तो देखिए ये तो 30 वर्ष है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। लोकसभा और विधानसभा इसकी 25 वर्ष है। ठीक है, राज्यसभा की 30 वर्ष है, पंचायत के लिए 21 वर्ष है। ठीक है, और वोट डालने के लिए 18 वर्ष है ना। और आप जानती हैं कि कितना 61वां संविधान संशोधन के तहत, है ना, ये 21 से 18 वर्ष उम्र की गई थी। ठीक है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी, 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो आप ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखना, है ना। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन? 1989 में हुआ था, राजीव गांधी जी के समय पे, है ना।
तो ये हो गया, आपने ऐसे देख ली सबकी। अच्छा अगर देखिए कुरुबा नामक कृषि किस राज्य से संबंधित है, तो ये कुरुबा है ना झारखंड से संबंधित है। एक्चुअली जो झूम कृषि होती है, स्थानांतरित कृषि, उसके अलग अलग नाम है, हर प्रदेश में अलग अलग होते हैं, तो उसको ही कहते हैं ना, ठीक है। तो ये झारखंड हो गया। अच्छा ऐसे स्थानांतरित कृषि किस कुरुबा होती है, जैसे देखिए जो छत्तीसगढ़ में ना दीपा कहते हैं, बस्तर जिले में उसको ना दीपा कृषि कहते हैं। और क्या कहते हैं, है ना, और मिल्पा है ना, एक फेमस नाम है मिल्पा, ग्वाटेमाला देश में, ग्वाटेमाला में इसको मिल्पा कहते हैं, है ना। और जैसे कि हमारे बेबर और दाहिया एमपी में कहते हैं, है ना, बेबर एंड दाहिया कृषि एमपी में कहते हैं इसको, ठीक है। और झूम कृषि तो उत्तर भारत में कहते ही हैं, तो यही थी। अच्छा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका एक्चुअली होता है क्या है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के यहाँ का जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर एक हॉर्न सा बनता है ना, सिंह सा। तो यहाँ पर 3-4 देश आते हैं, मैं आपको ये वर्ल्ड मैप में दिखा देता हूँ हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहते हैं, है ना। तो इसमें युगांडा देश शामिल नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आती ही चीज़ें परेशान करती हैं। करीबा बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो करीबा बांध ये है ना जेम्बेजी नदी पे बनाया गया है। और ये जो जितने भी वर्ल्ड के सभी बांध हैं फेमस है ना, तो ये सब आप देख लीजिए नील नदी पे कौन से बांध हैं, है ना, सूडान में है एक बांध। तो ये 2-4 बांध फेमस है विदेशी के, तो ये आते रहते हैं बार बार। आपको लगता हो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ पूछ रहा है, वरना बहुत सिंपल रहता है, एक बार कर लीजिए इसको। अगला देखिए क्योटो प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित था, है ना, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल था अब वो संबंधित था हमारा, देखिए ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे होंगे हमको, जैव विविधता रक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित था। एक्चुअली क्या हुआ था, क्योटो है ना जो, वो एक जापान का शहर है ना, और ये 1997 में ये हुआ था सम्मेलन, है ना, COP 3 में। और यहीं पर ही कार्बन क्रेडिट की जो संकल्पना वो उपजी थी, कार्बन क्रेडिट जो हम टर्म सुनते हैं वो यहीं उपनी थी, ठीक है। और ये कब से प्रभाव में आया, क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभाव में आया, है ना। हुआ कब था, 1997 में, तो ये आप ध्यान रखना 1997, ठीक है। अगला देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये तो सिंपल है 10 दिसंबर को। और बाकी जितने भी दिवस हैं आप उसको अच्छे से लिस्ट बना के कर लीजिएगा याद, या फिर मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। अगला देखिए इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ठीक। इनकी अन्य बुक देखना, बापू के कदमों में बाबू, है ना, इनकी किताब थी बड़ी फेमस, बापू के कदमों में बाबू, है ना। और कौन कौन सी किताबें देखना, सत्याग्रह इंग्लिश में थी, एट चंपारण, है ना, एक ये थी। और कौन सी थी इनकी, गांधी की देन, ये है ना, ये राजेंद्र प्रसाद जी की 3 रचनाएं थी, आप ध्यान रखना। 24वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य है, देखिए ये भारत पाकिस्तान के मध्य 24वीं समांतर रेखा, है ना। आपने ये रेखाओं वाले प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे। क्या होता है कि जो देशांतर रेखा होती हैं, अक्षांश देशांत है ना, इनसे डिसाइड करते हैं, ज़्यादातर तो देशांतर ही करते हैं, है ना। तो जो ग्लोब पे ये जो लाइंस होती हैं ये देशांतर, है ना, ये सॉरी जो खड़ी हैं ये देशांतर, और जो आड़ी हैं वो अक्षांश रेखा होती हैं। तो अक्षांश रेखाओं से ये डिसाइड करते हैं, है ना, कि 2 देशों के बीच में कौन सी है ना लाइन जा रही है। और देश अक्षांश देशन दोनों से ही करते हैं वैसे तो किस देश में कौन सी 2 लाइनें होती हैं ये देखिए। अब देखिए आपने सुना होगा कि जो डूरंड है वो किसकी, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में मानी जाती है ना। और रेड क्लिफ है इंडिया पाकिस्तान में मानी जाती है ना, मानी क्या जाती है ही। मैकमोहन है भारत चीन की है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा, सिंपल। अच्छा एक हिंडनबर्ग होती है, आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी देखी होगी, बहुत विवादित रिपोर्ट है, वो किसकी है, जर्मनी और पोलैंड की, है ना, बॉर्डर लाइन कहते हैं पोलैंड, है ना। एक आपने मेन रहीन नाम, है ना, रूस और फिनलैंड की बॉर्डर का नाम है, रूस और फिनलैंड, ठीक है। और कौन सी 17वीं समांतर रेखा किसकी है, ये उत्तर और दक्षिण वियतनाम की है ना, उत्तर दक्षिण वियतनाम 2 देश हैं ये, उत्तर दक्षिण वियतनाम, तो दोनों की अलग अलग बाउंड्री है ना। 17वीं देख लिया आपने। और एक होती है मैगी नोट होता है फ्रांस और जर्मनी का, है ना। 38वीं समांतर रेखा देखी होगी आपने, 38वीं 38वीं, है ना, तो ये उत्तर और दक्षिण कोरिया इन 2 के मध्य ये लाइन गई है 38वीं। अच्छा और 141 डिग्री पे जो लाइन गई है वो अलास्का और कनाडा की, अलास्का यूएसए का हिस्सा है आप जानते ही हैं, और ये कनाडा की, ठीक है। 49 भी देखी होगी आपने, 49 भी कनाडा और अमेरिका की, कनाडा यूएसए की 49 लाइन है ना। और देखिए एक देखी होगी आपने सीज फ्राइड किसकी है, ये जर्मनी और फ्रांस की है, इसको आप ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं।
अच्छा नेक्स्ट देखिए, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और बाकी जितने भी नेशनल पार्क वगैरह हैं इसकी मैं आपको लिस्ट बना दूंगा, तो आप वो ध्यान पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा जब बतौर विधायिका कार्य करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था, तो वो जीवी मंगला करते थे। ठीक है, तो जीवी जो मावलंकर जी थे ये भारत की लोकसभा के प्रथम है ना स्पीकर थे, अध्यक्ष थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP की स्थापना कब हुई, तो ये तो रटने वाली चीज़ है, 1965। ठीक, इसमें कुछ समझने वाला ऐसा ही नहीं। FSH हार्मोन्स मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और ये क्या होता है हमारी, ये मस्तिष्क में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसको हिंदी में भी कहते हैं। अगला देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है। ठीक है, तो ये करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन पे, है ना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी तत्व की जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्या किसको कहते हैं, किसी भी तत्व की जो बाह्यतम कोश है ना, बाहरी का जो कोश, जैसे कोई तत्व है ना, उसका जो बाहर का ये जो कोश है ना, तो इस कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को है ना क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे, गामा किरणें क्या होती हैं, तो गामा किरणें क्या होती हैं, तो उत्तर रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जायुक्त जो किरणें होती हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अच्छा फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फ्यूज तार का उपयोग अत्यधिक धारा प्रभाव के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने में, है ना। तो जैसे आप देखिए, जैसे आपने ना क्या करा, एक ही आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, इसमें करंट फिल होगा। अब मान लो आप इसको मतलब जैसे इसके अंदर डायरेक्ट आप वायर लगा दोगे तो अभी वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ, आपको मान लो टीवी कंप्यूटर कुछ भी है, वोल्टेज कम ज़्यादा हुआ डायरेक्ट उड़ जाएगा। ठीक है, बीच में आप एक फ्यूज तार लगा दोगे तो ठीक, अगर यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज पड़ा तो ये तार वैसे ही नष्ट हो जाएगा और करंट का कनेक्शन टूट जाएगा, और हमारा जो ये उपकरण है कंप्यूटर टीवी है ये नष्ट होने से फॉल्ट होने से बच जाएगी। पहले के समय गाँव में क्या होता था कि डायरेक्ट वायर लगा देते थे टीवी में और लाइट कम ज़्यादा होती थी और टीवी उड़ जाती थी, है ना। लेकिन बीच में अब क्या, फ्यूज तार लगाने से पहले फ्यूज तार डिस्ट्रॉय होगा, उसके बाद हमारा उपकरण सेफ बच जाएगा, तो ये फ्यूज तार का उपयोग होता है। अगला देखिए, किस राज्य ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल संयंत्र के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये छत्तीसगढ़ हो गया। अच्छा, ताऊ बोट्स क्या है जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया है, तो ये एक स्टार सिस्टम है। ठीक है, ताऊ बोट्स है ना, तो ये स्पेस से रिलेटेड है। ठीक, अच्छा आने देखिए, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर कौन से नए तटीय अनुसंधान वाहन राष्ट्रों को समर्पित किए थे, तो ये सागर अन्वेषी का, ये थोड़ा सा पुराना है 2022 का फिर है ना ऑब्जेक्टिव, तो आप फिर भी ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कॉलेज छात्रों द्वारा विकसित उपग्रह लॉन्च करेगा, इस उपग्रह का नाम क्या है, तो ये श्री शक्ति सेट है। ठीक, केरल के किस चर्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, तो ये सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स को किया गया है। अगला देखिए, सुभाष कुलकर्णी जिसका हाल ही में निधन हो गया है किस खेल संबंधित थे, तो सुभाष कुलकर्णी है ना ये टेबल टेनिस से संबंधित थे। ठीक, नहीं देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत से UNDP इक्वेटर प्राइज जीता है, तो ये स्नेह कुंज से संबंधित है ना। ठीक है, ट्रस्ट स्नेह कुंज ट्रस्ट है ना ने जीता है। तो ये थे हमारे 34 क्वेश्चन है ना सामान्य ज्ञान के। आई होप आपके लिए मददगार रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, और नहीं आया हो तो कोई बात नहीं। जय राम जी की।